हेलो दोस्तों, सो इट इज़ द एनालिसिस फॉर 16th नवंबर। तो 14th का अभी नहीं आया है एनालिसिस, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब है लेजिट 13th वाले पे। तो अगर आप चाहते हो तो मैं अपलोड कर दूंगी, उसको बता देना, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ताकि हम अप टू डेट रहें, तो हम 16th का देख लेते हैं एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है बिरसा मुंडा से रिलेटेड। तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, क्योंकि ये ट्राइबल से रिलेटेड है एंड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 15th नवंबर को, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट था ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड, वो रिकॉग्नाइज करने के लिए। ही वॉज अ फोक हीरो एंड अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो मुंडा ट्राइब है वहां उसके थे ये, ठीक है। तो झारखंड, अब मुंडा ट्राइब पूछ लिया जाए कहाँ प्रेवेलेंट है, तो आप बता दोगे कि झारखंड में है, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज धरती आबा, मतलब अर्थ फादर, अब्बा, ठीक है, धरती के अब्बा हैं, जैसे कि अब्बा नहीं मानेंगे वाला, ठीक है। बिरसायत, तो बिरसा वांटेड टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी एंड ही अर्ज टू देम टू लेट गो बिलीव्स इन विच क्राफ्ट, क्योंकि ट्राइबल्स वाले क्या माने जाते हैं कि भाई ये तो काला जादू करते हैं, तो ये सब छोड़ के आप अल्कोहल मत कंज्यूम करो और भगवान में फेथ रखो एंड एक कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली रखो अपने जीवन में। एंड इसलिए इनको फेथ ऑफ बिरसायत लॉन्च किया था, ठीक है। इन्होंने जो उल्लू गुलन मूवमेंट था वो लॉन्च किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश कैप्चर ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट इन द झारखंड। द मूवमेंट इन 1899 to 1900 won legal protection of land rights and banned forced labor. Millions of Adivasis commemorate his birth anniversary each year. बिरसा started movement उल्लू गुलन हम देख चुके हैं, या फिर द ग्रेट टुमुल्ट जिसे कहते हैं। His struggle against exploitation and discrimination होता था ट्राइबल्स द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड को, क्योंकि उनको तो अपने फायदे के लिए ऑक्यूपाई करना ही था, ठीक है। एंड छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसीलिए पास किया गया था 1908 में, फोर्स्ड लेबर वगैरह कराते थे, ठीक है। एंड इट रिस्ट्रिक्टेड द पासिंग ऑन लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल्स, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता था एंड इसीलिए उसकी अगेंस्ट में इन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च किया था, उल्लू गुलन, ठीक है। देन इज अबाउट सेकंड आर्टिकल 2018 रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया ऑन बेसिस ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये कौन किसने जारी की है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिकली ये पॉपुलेशन रिलेटेड चीजें, इनसे रिलेटेड स्टैट्स ये लॉन्च करते ही रहते हैं। ये लाइट थ्रो करता है ऑन द सेक्स रेशो ऑफ वेरियस स्टेट्स इन द कंट्री। किस स्टेट में क्या सेक्स रेशो प्रेवलेंट कर रहा है। सेक्स रेशो का क्या मतलब होता है? कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल से फीमेल का साइन होता है, पैदा हुई 1000 मेल्स के ऊपर, ठीक है। मान लो 1000 मेल्स हुए तो 1000 फीमेल्स भी पैदा हुई, बराबर बराबर के हैं, तो 1 रेशो आ जाता है। अगर यहाँ पे 898 हुई, ठीक है, या 943 हुई, तो फिर रेशो डिस्टर्ब हो जाता है। स्टेट विद बेस्ट सेक्स रेशो कौन से? अरुणाचल प्रदेश 1084, मतलब फीमेल ज्यादा पैदा हो रही है उधर। वर्स्ट कितना है? मणिपुर में 757। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा है बढ़िया? नागालैंड, मिजोरम, मतलब केरला और साउथ इंडियन स्टेट्स बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। केरला नहीं, सॉरी, ईस्ट इंडियन स्टेट्स एंड द साउथ इंडियन स्टेट्स आर परफॉर्मिंग बेटर। दिल्ली में 929 है, हरियाणा में 914 है, जम्मू कश्मीर में 952 है। एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ इंक्रीज, तो ये अच्छी बात है, रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ताकि ये दिखा रहा है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी है वो लोग अवेल कर रही हैं ज्यादा। लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 89.3% इन 2018, पहले 81.3% था, तो उससे अब 89.3, लगभग 90% रजिस्ट्रेशन हो रही है बर्ड्स की, ठीक है। मेजर स्टेट्स में केरला का सबसे बढ़िया बेस्ट रेशो, सेक्स रेशो है, पंजाब का वर्स्ट है, ठीक है। तो व्हाट हैज गवर्नमेंट डन इन दिस रिगार्ड? वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना, गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, प्रधानमंत्री मैत्र वंदु योजना 6000 रुपए मिलते हैं जिसमें, राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है। तो व्हाट आर द चैलेंजिंग वाई इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स? भाई नो सफिशिएंट रिसोर्सेज है, क्योंकि इंस्पेक्शन और टाइमली मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है हमारे पास, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एडवाइजरी कमिटीज है एट द वेरियस लेवल, लॉज एंड प्रोसीजर्स की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर लड़की को खुद भी पता है मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी जल्दी शादी हो रही है, उसे नहीं पता मैं किसके पास जाऊं और कौन मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा, अवेयरनेस ही नहीं है फिर लोगों में, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स। आगे क्या हो सकता है भाई? फीटिसाइड्स को कंप्लीटली बैन करवाना पड़ेगा, फीमेल फीटिसाइड को, ठीक है। प्रमोटिंग फेवरेबल स्कीम फॉर दोस पेरेंट्स हु हैव नो सन्स, ठीक है, जिनके पास उनको ज्यादा, मतलब कि अगर किसी की 2 गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, अभी क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलता है अच्छा खासा, बहुत जगह पे वो होता है
प्रोविजंस होते हैं, फीस माफ हो जाती है, तो जिनके पास 2 बेटियां हैं उनको भी मिलना चाहिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो लड़कियों की, ताकि लोग बोझ ना समझे उनको। विमेन के पास रिजर्वेशन होनी चाहिए, जॉब रिजर्वेशन हर इंस्टीट्यूशन में। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग टू बी इंश्योर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिलेटेड लॉस। एजुकेशन सिस्टम मस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अवेयरनेस अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड इविल्स, जैसे कि डॉरी लेना या फीमेल फिटिसाइड। तो इसमें तो जितनी अवेयरनेस प्रोवाइड करो उतनी कम है, क्योंकि ये एक अंदर से आने वाली चीज होती है। Women from early childhood must be empowered and socialized so as they consider themselves to be at par with men. Government should also focus on changing society mindset to address this issue. तो ये चीज है इसके बारे में, ठीक है। देयर इज अबाउट चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट पावर फंक्शंस एंड पोजीशन। तो जो भाई बिहार का इलेक्शन आ गया एंड नीतीश कुमार लगातार चौथी बार वहां के सीएम बने हैं, ठीक है। सो चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है भाई? गवर्नर करता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और उसको हेड करेंगे सीएम, ठीक है। एंड सीएम हेड करेंगे एंड ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अलॉन्ग विद सीएम विल एड एंड एडवाइज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो हु कैन बी चीफ मिनिस्टर्स? भाई जनरल इलेक्शंस के बाद जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे, ठीक है, एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो जब जनरल इलेक्शंस होंगे तब जो भी पार्टी जीतेगी या कोलेशन जिसको कहते हैं गठबंधन जीतेगा, जिसको मेजोरिटी मिलेगी सीट्स की, मान लो 100 सीट्स है तो 51 सीट्स जिसके हिस्से में आई, ठीक है, वही वो फिर बोलेगा कि अपने उनको लीडर इलेक्ट करने पड़ते हैं। बेसिकली चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आपको पहले बताना पड़ता है, तो फिर वो बताएगा गवर्नर को कि भाई हमारी ये पार्टी जीत गई, एंड फिर वो फॉर्मली उनको अपॉइंट करता है कि भाई चलो अब हम गवर्नर और सीएम मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। When no party gets clear majority in state legislative assembly, governor normally asks the leader of single largest party to form the government. अगर clear cut majority नहीं है तो theoretically chief ministers hold office during the pleasure of governor. तो theoretically तो ये समझ आता है कि भाई जब उसका मन करेगा तब वो हटा देगा। However, in actual practice, chief ministers remain in office so long as he continues to be leader of the majority. ठीक है भाई, जब तक उसके पास अपने council of ministers का confidence है तब तक वो रहेगा। It doesn't means कि थ्योरी में तो लिखते ही है प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक वो रहता है। एंड गवर्नर कैन डिसमिस हिम इन केस ही लूजेस द मेजॉरिटी सपोर्ट। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ऑल्सो मूव हिम बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिम। तो भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन पास करता है? जो अपोजिशन मेंबर्स होते हैं, जिसको ज्यादा दिक्कत होती है, और जो मेजोरिटी भी या फिर जो रूलिंग पार्टी है उसको अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स क्या है भाई? एड एंड एडवाइस करोगे गवर्नर को। ये हेड होते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर होते हैं हाउस के। गवर्नर को कम्युनिकेट करना पड़ता है जो भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रहे हैं रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ऑल पॉलिसीज आर अनाउंस्ड बाय हिम एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी बहुत बार अनाउंस करते हैं, वो नहीं अनाउंस करते तो अपने किसी मिनिस्टर को बोल देते हैं, अब बजट है फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं या कोई और इस तरीके की अनाउंसमेंट करते हैं। ही रिकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर कि भाई अब डिसॉल्व कर दो। ही एडवाइज द गवर्नर रिगार्डिंग समन प्रयोग एंड द सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो गवर्नर को ही एडवाइस करते हैं कि भाई अब आपको ये बताना, अब हम चालू कर सकते हैं, ये वाला सेशन चालू कर सकते हैं, अब समन कर दो, आप प्ररोग कर दो, इस तरीके का चीजें वो ही एडवाइस करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर। देयर इज अबाउट अक्यूज्ड कैन गेट बेल इफ प्रोब इज नॉट ओवर इन टाइम। तो ये बहुत ही बढ़िया कहेंगे जजमेंट आया है कि बोला गया है कि अक्यूज्ड है, मान लो जेल में आपने उसको डिटेन कर रखा है, उसको भाई डिफॉल्ट या कंपल्सिव बेल दे दी जानी चाहिए अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि पुलिस होती है वो नहीं कंप्लीट करती प्रोब को विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट भी बता दी उन्होंने, ठीक है, कि भाई अक्यूज्ड का एक डिफिजिबल राइट है, ठीक है, राइट टू डिफॉल्ट बेल अंडर द सीआरपीसी, ठीक है, कि भाई आप अगर उन्होंने टाइमली कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी है, मान लो अगर वो कंप्लीट ही नहीं करे तो बंदे को अरेस्ट कर रखा है तो वो 10 साल तक वहीं रहेगा जब तक आप फिनिश नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 167 के द्वारा बोला गया कि डिटेन आप इतने तक कर सकते हो कस्टडी को टू द मैक्सिमम ऑफ 90 डेज, मतलब 3 मंथ्स के लिए आप उसको अरेस्ट करके रख सकते हो अगर बहुत ही हीनस क्राइम है, जैसे कि जिसकी मौत की सजा हो या 10 साल से ज्यादा सजा हो या उम्र कैद की सजा हो। अगर नॉर्मल सा ऑफेंस है तो आप उसको सिर्फ 60 डेज ऑफ डिटेंशन ही रख सकते हो। तो ये काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है एंड ये बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या होगा, मजिस्ट्रेट्स को मैंडेटरली इन्फॉर्म करना पड़ेगा एक्यूज्ड को कि
आपके पास भाई ऐसा राइट है, जैसे आप दूसरे फॉरेन कंट्रीज की आप मूवीज में भी देखते होगे, आप वो जब भी उसको किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो वो बताते हैं उसको कि भाई देख ये तेरे पास राइट्स है, एंड यू हैव राइट टू अपेयर एज अ, यू कैन हायर अ लॉयर, यू हैव दीज राइट्स एंड यू कैन डू इट। पर हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अरे ज्यादा मत बोल अंदर कर देंगे वरना। तो हमारे यहाँ तो काम ही उल्टा है। एंड ये है कि अगर चलो पुलिस वाले नहीं इन्फॉर्म करे, तो जब 24 घंटे का टाइम होता है मैजिस्ट्रेट के पास जाने का, वहां पे तो मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना चाहिए जो अक्यूज्ड है कि भाई आपको ये राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। सो व्हाई देयर इज एवर इंक्रीजिंग ऑफ अंडर ट्रायल्स इन प्रिजन्स, ठीक है। तो भाई क्योंकि हमारी जुडिशरी ओवरबर्डन है, ठीक है, तो डिले इनजस्टिस होता ही होता है। पुलिस एंड प्रिजन ऑफिशियल्स ऑफन फेल टू फुलफिल देयर रोल्स, ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियसली वही बंदा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कोई केस का, और उसी को इलेक्शन ड्यूटी भी करनी है या उसी को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, सो दिस क्रिएट अ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, एंड वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। मोस्ट ऑफ द अंडर ट्रायल्स कम फ्रॉम डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स, ठीक है, एंड माइनॉरिटी कमिटीज एंड दलित्स बेसिकली इसके हिट लिस्ट में होते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज कंस्ट्रिक्ट देयर एबिलिटी टू सीक आउट लॉयर्स, क्योंकि जिसके पास दिहाड़ी मजदूर हो गया उसके पास क्या, तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो लॉयर को हायर करेगा। एंड अगर पुलिस ऑफिसर्स हॉस्टाइल हो जाते हैं तो उनकी हेल्प के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, तो भाई आपको 60 दिन या मैक्सिमम 90 डेज की का ही टाइम है जब तक आप उसको रख सकते हो, वरना आपको मैंडेटरली उसको बेल देनी पड़ेगी। सो दिस वॉज इट फॉर द आर्टिकल। देन गवर्नमेंट रोल्स आउट 1.19 लाख करोड़ स्टिमुलस, ठीक है। तो भाई फ्रेश स्टार्ट के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का 3.0 भी लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो की कंपोनेंट्स देख लो, यहाँ पे है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। तो क्या है भाई सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मेजर्स, सच मेजर्स इन लास्ट 7 मंथ्स, क्योंकि आत्मनिर्भर वाला तो कब कोविड के बाद ही आया था, ऐसे 7 मंथ्स में वो फिजिकल कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि भाई हम लार्ज कैश ट्रांसफर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पैसा डाले जा रहे हैं, बल्कि जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर जो स्टैग्नेंट सी दिक्कतें हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह पैसे ही बिछा के हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं, तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देन कैश ट्रांसफर्स, द ग्रोथ फिलोसफी सेंटर्स अराउंड क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम जो हेल्प करेगा इन डोमेस्टिक इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड, इंसेंटिवाइज करेंगे कंपनीज को टू जनरेट जॉब्स एंड बूस्ट प्रोडक्शन, जैसे कि कल हमने पढ़ा था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो उसका यही मकसद है कि इंसेंटिवाइज कर रही है कंपनी को कि आप प्रोडक्शन बूस्ट करो, एंड स्टिमुलेटली साइमल्टेनियसली एक्सटेंड बेनिफिट टू दोज इन सीवियर डिस्ट्रेस। सो नीड फॉर दीज मेजर्स, रिसेंटली आरबीआई ने बोला कंट्री को एक टेक्निकल रिसेशन में आ गया है, ठीक है। तो क्या होता है इस छोटा स्टेज, क्या होता है रिसेशन, ठीक है। रिसेशन मतलब 3 महीने तक आपकी ग्रोथ मतलब नेगेटिव जा रही है, उसके बाद आता है डिप्रेशन, ठीक है, जब ये काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग रहती है, ठीक है। तो अभी बोला गया है कि एक टेक्निकल रिसेशन आ रहा है, एंड आरबीआई ने प्रोडिक्ट किया है कि भाई हमारी काफी अच्छी ग्रोथ होगी, स्ट्रॉन्ग रिटर्न होगी, ऐसा नहीं है हम रिसेशन में ही चलेंगे। तो टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन जीडीपी फॉर पास्ट 2 क्वार्टर्स, ठीक है। 2 क्वार्टर्स के लिए बेसिकली अगर सिक्वेंशियल डिक्लाइन है जीडीपी में, तो क्योंकि अब तो हमारी -24% ग्रोथ है, तो वो तो काफी ज्यादा डिक्लाइन है, तो अगर ऐसा है तो उसे सिक्वेंशियल रिसेशन कहते हैं। दिस प्रेजेंट्स इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन सिंस जीडीपी का क्या मतलब होता है, जीडीपी का क्या मतलब होता है, गुड्स प्लस सर्विसेज जो एक कंट्री की बाउंड्रीज में प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, दिस इज द टर्म ऑफ जीडीपी, मतलब है, ठीक है। तो अगर जीडीपी नेगेटिव में, मतलब गुड्स और सर्विसेज बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे एक रिसेशन माना जाता है। अब इंडिया में क्यों एक्सपेक्टेड था, अब इंडिया में क्या हर जगह एक्सपेक्टेड था ड्यू टू द पैंडेमिक, एंड बोला जा रहा है कि भाई एक और क्वार्टर तक रहेगा, अक्टूबर टू दिसंबर में जो क्वार्टर है उसमें भी रहेगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, एंड दिस वाज इट फॉर दैट। सो हाउ लॉन्ग डू रिसेशंस लास्ट, टिपिकली रिसेशन लास्ट फॉर फ्यू क्वार्टर्स, इन चलते भी रहते हैं, पर अगर ईयर्स चल रहे हैं ना तो उसे डिप्रेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि 1930 में था द ग्रेट डिप्रेशन जिसे बोला जाता है, तो क्योंकि वो काफी सारे ईयर्स लास्ट किया था, करीबन 7-8 साल लास्ट किया था, एंड उसके बाद पोस्ट हैंगओवर भी था इस डिप्रेशन का, ठीक है। तो वही बात है कि जितना हम कोविड-19 को अब रोक पाएंगे उतना ही अब हमारा जीडीपी बढ़ेगा, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू दैट। देन इज अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, तो रिव्यू पिटीशन ऑफ ओवर
1000 ट्राइबल्स फ्रॉम मैसूर डिस्ट्रिक्ट अंडर दिस जो भी एक्ट है हैज बीन रिजेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, अब कुछ भी क्या होता है, कोई भी जजमेंट पास कर दी, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, उसके बाद क्या बनता, बंदों के पास क्या ऑप्शन बचते हैं, रिव्यू पिटिशन के, कि भाई दोबारा से देख लो। वो रिव्यू पिटिशन डालते हैं, अगर वो भी इग्नोर हो जाती है तो लास्ट ऑप्शन क्या रिजोर्ट होता है, क्यूरेटिव पिटिशन का। ठीक है, सो व्हाई दिस पिटिशंस वर रिजेक्टेड, दे फेल टू फर्निश एविडेंस, कि भाई एविडेंस ही नहीं है। वो ट्राइबल्स को बोल रहे हैं भाई तुम कागज लेकर आओ, वो कह रहे हैं कि भाई कागज वाला तो आज के टाइम में नया नया ऑप्शन है, जहां पे मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड एविडेंसेस इज अ रीसेंट फिनोमिना, एंड 1972 के हम कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, एंड दिस वाज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड दिस इज क्वाइट रिडिकुलस। सो व्हाट इज द इशू, द रिव्यू ऑफ द क्लेम्स फॉलोड अ कर्नाटका गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन अ केस क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है, जो कर्नाटका में जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इन 2019 ऑर्डर द एविक्शन ऑफ नियरली मिलियन पीपल। ठीक है, जो कि क्लेम करते थे कि भाई अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट ये हमारा लैंड है, बट द फॉर कोर्ट स्टेट इट्स अर्लियर ऑर्डर एंड डायरेक्टेड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू फाइल अ रिव्यू पिटिशन एंड सबमिट अ रिपोर्ट। सो क्या किया जा सकता था इन सच केस, द अथॉरिटी शुड फर्स्ट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, कि भाई रिहैबिलिटेशन की उनको जगह तो दो एटलीस्ट। ठीक है, एंड उनका क्लेम डायरेक्टली आप रिजेक्ट किए जा रहे हो। ठीक है, दो अबाउट द फॉरेस्ट राइट, तो ये एक्ट एफआरए जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं 2006 में पास हुआ था, जो लीगल रिकॉग्निशन देता था कि भाई आप जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं आपके पास ये राइट्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा राइट था, टाइटल राइट। ठीक है, ओनरशिप का, यानी कि दो और किसको दिया जाता था, दैट इज बीइंग फार्म्ड बाय ट्राइबल्स। ठीक है, आप इसको फार्म कर रहे हो, मान लो कुछ भी आप इसमें टोबैको उगा रहे हो या जो भी उगा रहे हो, और द फॉरेस्ट ड्वेलर्स को 2005 के पे उनको मिला था सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर, तो 4 हेक्टेयर जमीन है आपको, एंड ओनरशिप इज ओनली फॉर द लैंड दैट इज एक्चुअली बीइंग कल्टिवेटेड बाय कंसर्न फैमिली एज ऑन डेट, कि आज आप इसको कल्टिवेट कर रहे हो तो ही है आपका। ठीक है, और आपको कोई नया लैंड नहीं मिलेगा, तो मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर मिलता था। यूज राइट्स, अगर किसी के पास टाइटल राइट्स नहीं है तो आपको यूज राइट्स मिल जाएंगे, कि आप जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, एंड उसको ग्रेजिंग वहां पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि इस तरीके की बीटल लीव्स वगैरह हो गई, ये आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजिंग एरियाज का राइट मिल गया, एंड उनको पेस्टोरलिस्ट रूट्स का मतलब वहां पे आप भैंस बकरी चरा सकते हो। रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स टू रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ इलीगल एविक्शन, अगर ऐसा होता है तो हम आपको रिहैब का ऑप्शन देंगे। एंड देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, क्योंकि वही ना, अब ये तो फॉरेस्ट वाले जो आईएफएस ऑफिसर, आईएफओएस ऑफिसर्स हो गए, कहाँ कहाँ इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे दूर दूर बैठे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रास रूट पे बंदा है ना, उसी को ये काम डिवोल्यूट किया गया था, कि भाई आप देखो, आप फॉरेस्ट में रहते हो, आप इसको मैनेज करो, और इससे जो भी बेनिफिट्स है वो आप रीप कर सकते हो। तो जब भी एफआरए आए, आपको ये 4 चीज याद करनी है, क्या दिया जाता है, टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, टू क्वालिफाई एज फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड सबसे पहले तो एलिजिबल होना चाहिए आपको फॉर रिकॉग्निशन अंडर द राइट्स। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब होनी चाहिए सबसे पहले तो आप, इन एन एरिया वेयर राइट इट्स क्लेम्ड। ठीक है, कर्नाटका के आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो, तो ये नहीं है कि आप हरियाणा में जाके वो क्लेम करोगे कि मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। प्राइमरली रिजाइडेड इन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड, मतलब 2005 से पहले आप उधर रह रहे हो। डिपेंड ऑन फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट लैंड फॉर द बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड्स, की आप फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। एंड क्वालिफाइड एज अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स अंडर एफआरए, 2 कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, कि आपको 3 जनरेशन प्राइमरली रिसाइड करना पड़ेगा 2005 से, मतलब 75 साल के आसपास आपको वहीं पे रहना पड़ता होगा। एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, वही कि आप लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हो। एंड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, सो दे आर डिफाइंड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, की कौन से एरियाज होते हैं क्रिटिकल। अब क्रिटिकल आ गई तो वही ना, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज का एरिया, ये भी साफ साफ बोला गया है। एंड ये एरिया आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवायोलेट फॉर पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो यहाँ पे ट्राइबल्स को एक्सक्लूड किया गया कि भाई यहाँ नहीं आना तुमने, बाकी और जो भी फॉरेस्ट है वहां पे अपना काम करो आप जाके। देर इज अबाउट मेगा ट्रेड ब्लॉक आरसीईपी टेक्स ऑफ, तो इंडिया ने तो मना कर दिया था हम आरसीईपी ज्वाइन नहीं करेंगे ड्यू टू आवर ओन कंसर्न्स।
तो आप बोल रहे हैं कि आरसीईपी पहले 16 देश साइन करने वाले थे, तो अब 15 देश साइन करेंगे, जिसमें से 10 आसियान मेंबर्स हैं, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना एंड जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है एंड विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड। तो द मेगा ट्रेड ब्लॉक इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट कॉमर्स। ऑब्वियसली अब इकट्ठे लोग आएंगे तो कॉमर्स तो बूस्ट होगा ही, क्योंकि टैरिफ कम होंगे इधर, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा, रिड्यूस कॉस्ट काफी कम होगी, एंड टाइम फॉर कंपनीज बाय अलाउइंग देम टू एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट एनीवेयर, ठीक है, आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड कोई आपको फालतू की चेकिंग और इस तरीके की टैरिफ रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी देखता है, बट इट विल नॉट कवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड लेबर राइट्स। अब मैटर क्यों करता है, क्योंकि मेनली मैटर्स बिकॉज इट सेट न्यू ट्रेड रूल्स फॉर द रीजन, क्योंकि काफी बड़ा रीजन है, 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड इसमें यूएस तो है नहीं, तो चाइना है, तो मोनोपोली का काफी ज्यादा रोल है इसमें, एंड इंडिया नहीं है क्योंकि हमने लास्ट ईयर ही विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि हमारा जो न्यूजीलैंड है वहां से डेयरी प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा हमें स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है, एंड वल्नरेबल सेक्शन इंडस्ट्रीज हमारी ज्यादा फ्लड हो जाती है, क्योंकि चीप गुड्स आते, हम वैसे ही जो चाइना के साथ काफी ज्यादा, आई थिंक हम कुछ $106 बिलियन का है हमारे साथ इनका ट्रेड डेफिसिट इन कंट्रीज के साथ, ठीक है, और इसके साथ हमारा जो 50% है वो तो अलोन चाइना के साथ ही है, तो हम और इस बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्रेड डेफिसिट का होना। देन इज अबाउट यूएई टू वाइडन गोल्डन वीजाज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गोल्डन वीजाज किसको दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर्स, सर्टेन प्रोफेशनल्स को, ठीक है। तो गोल्डन कार्ड परमानेंटली रेजिडेंस स्कीम क्या है, ताकि जो वेल्दी लोग हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। अब वेल्दी लोग कौन है, जनरल इन्वेस्टर्स हु विल बी ग्रांटेड अ 10 ईयर परमानेंट रेजिडेंसी वीजा, ठीक है। एक इन्वेस्टर है कोई कि आ जाओ भाई आप हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हम आपको वीजा दे देंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हु कैन गेट अ वीजा फॉर 5 ईयर्स। एंटरप्रेन्योर एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, वो 10 साल का वीजा के लिए एलिजिबल है, एंड देन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को 5 ईयर का वीजा है, ठीक है। देन इज अबाउट पोर्टो रिको। तो पोर्टो रिको क्या है भाई, इट इज अ स्पेनिश स्पीकिंग आइलैंड जो कैरेबियन सी में है। अब कैरेबियन सी कहाँ है दिखा देती हूँ मैं आपको, इधर, ठीक है, तो सेंट्रल अमेरिका के यहाँ पे है, एंड ये पोर्टो रिको है। सो किसने डिस्कवरी की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में। इट वाज अ पार्ट ऑफ स्पेनिश एम्पायर अंटिल 1898, बाद में यूएस ने इसको एनेक्स कर लिया था, एंड यूएस सिटीजनशिप दे दी गई थी 1917 में, बट आइलैंड इटसेल्फ वाज नेवर मेड अ फुल स्टेट। तो अभी फुल स्टेट की डिमांड हो रही है, ठीक है। सो दिस वाज इट। एंड त्रिस्तियन दा कुन्हा, तो इट इज इनहेबिटेड बाय लेस देन 300 ह्यूमंस, तो बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। इट इज अ स्मॉल चेंज ऑफ आइलैंड्स, ये रही त्रिस्तियन दा कुन्हा, एंड ओवर 6000 माइल्स फ्रॉम लंडन, स्मॉल चेन फ्रॉम लंडन इन द साउथ अटलांटिक ओशियन, एंड वाटर्स अराउंड द आइलैंड्स आर कंसिडर्ड टू बी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे एक्चुअली ओवरसीज टेरिटरी का मतलब क्या होता है। इट रिसेंटली डिक्लेयर द लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मेराइन रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे मेराइन काफी अच्छे रिजर्व है इन द अटलांटिक ओशियन, ठीक है, तो अब अटलांटिक में ही है यहाँ पे, तो ये काफी ज्यादा रिच है इन द मेराइन रिजर्व। तो यही है, थोड़ा अगर लोकेशन बेस्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।